हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं CUET पीजी का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि है 2021 का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेपर का कोड है PGQP37 जो कि कॉमर्स के लिए कोड दिया हुआ है। तो जैसा यहाँ पे आपको पैटर्न जो दिख रहा है, जैसे कि 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स आपको मिलेंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। वो इस बार भी सेम रहने वाला है। 400 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ही होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स। ठीक, और निगेटिव मार्क्स जो है वो 1 मार्क्स का होगा, मतलब निगेटिव मार्क 1 नंबर डिडक्ट होगा आपके रॉन्ग आंसर के लिए। तो वो सारा जो पैटर्न है वो वही रहने वाला है। सिलेबस में भी चेंज हो सकता है, सिलेबस के चेंज होने के चांसेस हैं। ठीक, तो सिलेबस जो चेंज होगा वो इन जो शुरू के 25 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज के होंगे, ठीक है, जनरल पेपर होगा। तो वो जो 25 क्वेश्चंस हैं उनके लिए सिलेबस चेंज नहीं होगा। बाकी के जो 75 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे डोमेन सब्जेक्ट से होंगे, जो हमारे डोमेन से होंगे, उसमें सिलेबस जो है वो चेंज होने के चांसेस हैं। अभी कहा नहीं जा सकता है कि चेंज होगा ही, लेकिन मे बी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो 25 नहीं, हम लोग अपने कॉमर्स के पार्ट को आज सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि CUET पीजी का पेपर जो है वो आता कैसा था। कुछ एकदम से तो चेंज हो नहीं जाएगा कि पिछले पेपर को कुछ भी फॉलो ना करे। ठीक है, कुछ कुछ तो मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे, यानी उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो उसी दायरे के आएंगे, ये समझ के रखिए। जो सिलेबस चेंज होगा वो बाद में देखा जाए, यानी हमको एक आइडिया तो जरूर होना चाहिए कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं, यानी हम जिस पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं उसका पेपर कैसा आता है। तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, हमारे लिए एक नया चैलेंज जो है, चैलेंज जैसे, तो हमको एक बार आइडिया लेके एक हमारी जो कह सकते हैं उसको हमारी आधारशिला तय कर लेनी चाहिए कि हमारा लेवल, हमारा जो मोड ऑफ स्टडी है वो कैसा होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ शुरू के। देखिए, पार्ट ए जनरल पेपर है, ठीक है, मैंडेटरी है ये भी। ठीक, ऑनलाइन पेपर है, सारी चीजें लिखी हुई है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है। ठीक, अटेम्प्ट करने के लिए भी 25 और 100 का होगा। ये किसी का पेपर है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब अटेम्प्ट किए गए हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पार्ट बी हमारा आ गया, कॉमर्स का शुरू हो गया। ठीक है, पार्ट बी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 2 है ये। 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 300 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कॉमर्स का, जिसमें कि दिया हुआ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु गेव दिस डेफिनेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसको दिया क्या है, किन्होंने था, एडम स्मिथ ने लिखा था। तो जाहिर सी बात है कि जब वेल्थ की बात होती है तो हम एडम स्मिथ को लेके आएंगे, और एडम स्मिथ ही जो है वो हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। यानी एडम स्मिथ ने ही ये स्टेटमेंट दिया था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इधर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इफ अ पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट डज इट इंडिकेट। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका जो है वो इस तरीके का होगा। ये है पीपीसी। ठीक, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे तो हमने अपने रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया। अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो हमने क्या किया, रिसोर्सेज आर अंडर
यूटिलाइज्ड, ये भी कहा जा सकता है, एंड देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी रिसोर्सेज यूज नहीं हुए, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो लिखा है कि रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, देयर इज एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक। अगर यहाँ पे लिखा होता देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी तो हम बोथ 2 और 3 को सही कर देते, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है इसलिए हम किसको सही मानेंगे, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज, सो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट पे चले हम अगर, तो क्वेश्चन नंबर 28 है और इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ प्राइस डिक्रीज रिजल्ट इन योर एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड डिक्रीजिंग, देखो प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, एक सेकेंड, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, यानी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उस गुड्स का जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो डिक्रीज कर रहा है, यानी प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर रहा है, तो योर डिमांड मस्ट बी, डिमांड हमारी कैसी है, यानी प्राइस से जब हमारा क्वांटिटी अफेक्ट होती है बहुत ज्यादा तो हम उसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड या हाईली इलास्टिक डिमांड, और जब हमारे प्राइस का क्वांटिटी पे या हमारे एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम उसको क्या कहेंगे, इन इलास्टिक, या हम कह सकते हैं कि हाईली इन इलास्टिक, लीनियर नहीं कहेंगे, इन इलास्टिक, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, प्राइस के बढ़ने घटने से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना एक्सपेंस जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो घटा रहे हैं, तो हम इसको इन इलास्टिक डिमांड, अगर यहाँ प्राइस जितना डिक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर उतना ही इंक्रीज होता तो हम उसको यूनिट डिमांड कहते, ठीक है। और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ फिर भी हमारा जो एक्सपेंडिचर है इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। यानी प्राइस की वजह से हमारी क्वांटिटी में जितना ज्यादा चेंज आता है, जितनी ज्यादा सेंसिटिव हमारी क्वांटिटी या हमारा एक्सपेंडिचर होगा उतना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो है वो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक्स आर डिजाइन टू वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स, ठीक है। मतलब आरआरबी जो बैंक्स हैं वो किस वजह से बनाए गए थे, किस लिए डिजाइन किए गए थे, तो हेल्प द टारगेटेड ग्रुप। टारगेटेड ग्रुप क्या है, रीजनल रूरल बैंक लिखा गया तो रूरल पीपल को टारगेट करने के लिए बनाए गए थे और उन्हीं को ये टारगेट करते हैं, यानी हर तरीके से एग्रीकल्चर फंड प्रोवाइड करके फार्मर्स को, या रूरल में जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री है उन लोगों को फंड प्रोवाइड करके ये टारगेट ग्रुप की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। देखिए हमारे लिए एसेट क्या होगी, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे, और हमारे लिए लाइबिलिटी क्या होगी, जिसपे हमको खुद इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़े। तो यहाँ अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात देखें तो वो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि हमको बाद में उसका पैसा मिलने वाला है, जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं तो वो बिल अपने पास रख लेते हैं, देन हमको फ्यूचर में उसका पैसा मिलता है, तो ये तो एसेट हो गई, ठीक। क्रेडिट बैलेंस इज विद द रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक के पास में जो भी पैसा रखा है वो भी हमारी एसेट है, क्योंकि हमें कभी ना कभी मिलेगी, ठीक है। रिजर्व बैंक की वो लाइबिलिटी है लेकिन हमारी एसेट है। मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस, यानी किसी को हमने शॉर्ट नोटिस पे पैसा दे रखा है तो जो भी लोन्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक के वो उसकी एसेट होते हैं। इसके बाद है करंट अकाउंट डिपॉजिट, तो डिपॉजिट्स जो हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज होते हैं, क्योंकि डिपॉजिट पे उनको इंटरेस्ट पे करना है, और डिपॉजिट जब भी मांगा जाएगा, जब भी कोई विड्रॉ करने आएगा तो हमको पैसा निकाल के देना भी होगा। Therefore current account deposit are the liability for the commercial bank, therefore it is the right answer, it will be the right answer for this question. Next question पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, यानी क्रेडिट कंट्रोल के लिए हम कुछ सिलेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं जो कि क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो CRR एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज्ड, कैश रिजर्व रेशियो और बैंक रेट शुड बी इंक्रीज। सीधी बात है कि हमको अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो हमको बैंक्स का CRR बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो कैश रिजर्व वो रिजर्व बैंक के पास या सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखते हैं वो बढ़ा देंगे तो बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो कम क्रेडिट दे पाएगा। इसके साथ साथ बैंक रेट को भी इंक्रीज कर देना चाहिए, यानी जिस
रेट पे कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं, अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो पैसा कम ले पाएंगे लोन, और लोन दे भी कम पाएंगे। तो दोनों को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो हमारा क्रेडिट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हमको देख लेना चाहिए। सीआरआर शुड बी डिक्रीज एंड बैंक रेट शुड बी डिक्रीज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जस्ट अपोजिट है। सीआरआर शुड बी इंक्रीज एंड बैंक रेट शुड बी डिक्रीज, सब ही नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन जो है ये नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज विद द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट्स आर लाइकली टू हैव, यानी जिस कंट्री में महंगाई बहुत ज्यादा होती है, हाई इन्फ्लेशन रेट होता है, वहां पे क्या होता है, द हाईएस्ट रेट्स ऑफ मनी ग्रोथ, यानी वहां मनी भी ग्रो कर रही होती, यानी जो छोटे डिनोमिनेशन की करेंसी होती है वो वहां पे अप्लाई नहीं होती। अगर आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो 1-2 रुपए से काम नहीं चलने वाला, वहां डॉलर चलता है, जो कि जिसका डिनोमिनेशन ऑलरेडी 70-80 रुपए से शुरू होता है। स्मॉल बजट डेफिसिट्स रिलेटिव टू जीडीपी, ये भी हो जाएगा। द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो लोएस्ट होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट रेट्स ऑफ मनी ग्रोथ। यहाँ पे जो है मनी जो है बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही है, इसी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स कैन अवेल रीफाइनेंस अगेंस्ट लोन्स मेड टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम, ठीक है, जो बैंक हैं वो रीफाइनेंस ले सकते हैं, ठीक है, लोन के थ्रू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को देने के लिए। किससे लेंगे, तो आपको पता है कि रीफाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो हमें कौन देता है, नाबार्ड देता है। सॉरी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात आती है तो आईडीबीआई देता है। आईडीबीआई जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो क्या करता है, बैंक को लोन देता है, और बैंक जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को देता है। यानी बैंक जो है वो रीफाइनेंस कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट को, उसी लोन को जो वो आईडीबीआई से लेगा, जिसका हम नाम कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको हम एमबीओ के नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो नोन एज। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप तुक्का लगाने के लिए देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव जो है वो एक टाइप का क्या है, प्लान है। जब भी हम टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ते थे प्लानिंग के अंडर में, तो उसमें हम देखते थे कि ऑब्जेक्टिव, गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड, ये सारी चीजें हम लोग किसमें, स्ट्रेटेजी, ये सब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान में पढ़ते थे। तो ऑब्जेक्टिव एक तरीके की प्लानिंग की ही एक्टिविटी है, यानी सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं, देन हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसलिए हम एमबीओ को मैनेजमेंट बाय प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं गोल्स कोई नहीं लगाएगा, मैनेजमेंट बाय गोल्स नहीं, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। ठीक है, हाउ ऑफन शुड अ स्वॉट एनालिसिस बी परफॉर्म, यानी स्वॉट एनालिसिस को हम कितने ऑफनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वंस पर ईयर हमको अपने स्वॉट एनालिसिस को करना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ठीक, यानी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और आने वाली अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो स्वॉट एनालिसिस हमको एट लीस्ट सॉरी स्वॉट एनालिसिस हम लोगों को एटलीस्ट वंस पर ईयर परफॉर्म कर लेना चाहिए। ज्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन साल में एक बार तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज कनेक्टेड टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, ये जो है वो उसको मैनेजमेंट एज साइंस बनाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी साइंस बनाता है। गोल ओरिएंटेड जो है वो भी साइंस बनाता है। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ये जो है ये आर्ट है, यानी हमें हमारे अंदर जो है वो आर्ट होनी चाहिए, जिससे कि हम उसका वैलिडेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी पता कर सके। ठीक है, यानी किसी भी चीज को हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया, अब उसको हमको अप्लाई करना है, प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, उस
उसकी वैलिडिटी देखनी है तो हम क्या करेंगे, उसको एट के जैसे यूज करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट डज मिल्टन फ्रेडमैन बिलीव टू बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहा है, किसको कहा है मिल्टन फ्रेडमैन ने? मिल्टन फ्रेडमैन ने कहा है कि द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, सिर्फ शेयर होल्डर्स जो है वो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी शेयर होल्डर्स को अगर उनका प्रॉपर डिविडेंड, प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है, वो उस कंपनी से सेटिस्फाई है, सो हम कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिर्फ शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स नहीं, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स जो है वो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग जो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन फॉर्मेटिंग कहते हैं किसी भी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने को फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इस बार आपके कंप्यूटर का जो है सिलेबस हटा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। मतलब ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में क्या एक चीज नहीं होगी तो भी चल जाएगा? तो वैल्यू प्रोपोजिशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये तीनों तो होना मस्ट है। ठीक है, एक जो है उबिक्विटी, उबिक्विटी मतलब मस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, उबिक्विटी कहने का मतलब जो एक क्वालिटी होती है हर जगह प्रेजेंट रहने की, वो तो ई कॉमर्स जो है वो हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकता। आप अपने मोबाइल के थ्रू जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हो, देन वो आता है, डिलीवरी में टाइम लगता है, हर जगह आप ऑफिसेज नहीं बना सकते हो। तो उबिक्विटी का एलिमेंट जो है वो की एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो की एलिमेंट है, तो उबिक्विटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम किसको कहेंगे? तो वो है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल हम उस मेमोरी को कहते हैं, यानी पावर ऑफ होने के बाद भी जिसकी वैल्यू, जिस मेमोरी की वैल्यू बची रहे। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो हम उसको अपने हिसाब से अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रीड ओनली मेमोरी को नहीं कर सकते। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है हम रोम को कहते हैं। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर लूप बैक और लोकल होस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मे बी आपका सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दे, 127.0.0.1 ये जो है वो लूप बैक या लोकल होस्ट के टाइप, मतलब जब आपका सर्वर नहीं काम कर रहा होता है, जैसे सिस्टम ब्रेकडाउन के टाइम पे जो है ये लूप बैक या लोकल होस्ट वाला आईपी एड्रेस यूज होता है, और उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 127.0.0.1। बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज इसके बारे में नहीं है, लेकिन राइट आंसर आपको बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। अब इसमें से बहुत सारे महानुभाव होंगे जो चार्ल्स बैबेज को लगा देंगे, क्योंकि चार्ल्स बैबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट जो चार्ल्स बैबेज थे उन्होंने जो है कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, कंप्यूटर के आइडिया को, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह काम करते हैं उसको, लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का उसको डेवलप करने वाले इंसान कौन थे? जॉन वॉन न्यूमन। और जब भी आप पढ़ोगे तो जॉन वॉन न्यूमन मॉडल के नाम से जाना भी जाता है उस कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक, मैट्रिक्स ए के लिए ए इज क्या है? ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बारे में भी हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब भी दो सेम पॉइंट होंगे तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, चेंज हो सकता है, और ये ना ही मेरे बस की बात है कि हम आपको सॉल्व करवाएं, तो ये हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये ज्योमेट्री या कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया इसमें, या उसी का पार्ट होगा कंप्यूटर का ही। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉमर्स से रिलेटेड वो कहता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर, मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अकाउंटिंग करते हैं वो किस में है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे पूछा गया है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है इसका, और जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस है वो एएस 12 बात करता है हमारी गवर्नमेंट ग्रांट्स की। ठीक है, तो दोनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखने गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो पार्ट है वो आपको पढ़ना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस देन मिनिमम रेंट। ठीक है, जब रॉयल्टी जो है वो लेस देन मिनिमम रेंट होगा, मिनिमम रेंट यानी जो आपको पे करना ही करना है, मिनिमम रेंट जो एक्सेस होता है हमारा, क्या कह सकते हैं, जैसे मिनिमम रेंट बोल दिया गया कि 10,000 है। ठीक है, और रॉयल्टी आप पे करते हो 12,000, यानी किसी केस में अगर रॉयल्टी आपकी कवर नहीं हो जाती तो कम से कम मिनिमम रेंट आपको पे करना होता है। तो जितना इन अमाउंट में डिफरेंस रहता है उसको हम शॉर्ट वर्किंग का नाम देते हैं। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रेंट, रॉयल्टी अमाउंट अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अर्न। तो जो रॉयल्टी हमको देनी ही देनी है उस एक्चुअल अमाउंट से रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर मिनिमम रेंट को डेबिट करेंगे, देन हम पेमेंट करेंगे हमारे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को, और हम क्रेडिट करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट को जिस अमाउंट को हमको लैंडलॉर्ड को पे करना है। ठीक है, तो जो एक्चुअल अमाउंट होगा उसी से रॉयल्टी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी द वैल्यू ऑफ एसेट बॉट थ्रू हायर परचेज विल अपीयर एज। ठीक है, जो एसेट हायर परचेज के थ्रू लाई गई है वो किस वैल्यू पे दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, तो वो दिखाई जाएगी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट, यानी हायर परचेज पे भाई जब हमारी ओनरशिप मिली तभी हम उसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, और बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे, यानी जो कॉस्ट होगी उसकी जिस पे हमने एक्वायर किया होगा, अभी तक का जो डेप्रिसिएशन लगा होगा उस डेट तक का वो घटा के तब हम उसको दिखाएंगे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स, यानी अच्छा ऑर्गेनाइजर मतलब ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की जरूरत है, सीधी बात है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन सिस्टम अंडर टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम जो है वो 3 या 4 तरीके के सिस्टम्स को कैरी करता है, जिसमें हाई रेट प्लान या हाई वेज प्लान या हाई वेज रेट आप कह सकते हो, इसका बहुत सारा नाम होता है। हाई वेज प्लान, मेजर्ड डे वर्क यानी एक दिन का वर्क मेजर करके देन पैसा दिया जाएगा, डिफरेंशियल टाइम रेट यानी जो जिस हिसाब से काम करता है, जितना टाइम काम करता है उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, तीनों आते हैं। टेलर सिस्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट रेटिंग देती हैं। ठीक है, यानी सॉरी कंपनीज भी हैं जो क्रेडिट लेती, तो हर एक कंपनी की अपनी एक क्रेडिट रेटिंग होती है, यानी हम जो है वो जितना डेट लेते हैं, जितना भी क्रेडिट लेते हैं उसको अच्छे से वापस कर पाते हैं कि नहीं। तो क्रिसिल की हम बात करें तो क्रिसिल का फुल फॉर्म हो जाएगी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज फॉर इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, मतलब सर्विसेज करके ये फुल फॉर्म है। इकरा की हो जाएगी ये केयर की हमको पता है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च एजेंसी। ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च एजेंसी इसका है। और इकरा की है आई थिंक इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी
यानी किस कंपनी में पैसा लगाएं उसके लिए हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं, किस कंपनी की कैसी क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है, तो ये हो गया, इकरा की फुल फॉर्म पता चल गई, क्रिसिल की भी पता चल गई, केयर की, तीनों ही जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जो निकी है वो जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज प्रेफर्ड टू स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हेन। कब ये यूज किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन जब हाईली स्क्यूड होता है तब इसको यूज किया जाता है। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को यूज करना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इस पे जो है एक्सट्रीम वैल्यूज का कम इफेक्ट पड़ता है सेमी क्वार्टाइल रेंज पे, लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। तो एएम जीएम और एचएम के बीच की रिलेशनशिप जो है वो ये है, ज्योमेट्रिक मीन का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, यानी सबसे छोटी जो है वो अर्थमेटिक मीन होती है, देन हार्मोनिक मीन होती है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी एएम फिर जीएम होती है, फिर हार्मोनिक मीन होती है। तो जीएम का स्क्वायर करने पे हमको एएम और एचएम का प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, ये बहुत पुराना इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि किसी भी तरह इससे इसकी रिलेशनशिप पूछी जा सकती है। इसके बाद बोला गया द लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। भाई लाइन ऑफ रिग्रेशन आपको पता है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, किस पॉइंट पे? जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, मतलब दोनों लाइंस मिलेगी, यानी एक्स बार और वाई बार दोनों ही जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, जो डेटा सेट होगा, दोनों की मीन जहाँ पे मिलती हैं उसी को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। जहाँ पे लाइन, सॉरी, वैल्यू हो जाएगी वो मीन की वैल्यू हो जाएगी, जो कि दोनों डेटा सेट पे अप्लाई, वैल्यू ऑफ द मीन। ठीक, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है एक्स बार और वाई बार जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन, उसी को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ रिग्रेशन। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट को नाम हम ये देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है कि इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन 2 जजेस अकॉर्डेड द फॉलोइंग रैंक्स टू 8 पार्टिसिपेंट एज फॉलोज। द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन यहाँ पे निकालने को दिया गया है। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो आई थिंक होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो हम दोनों x और y को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे 8 - 7, 7 - 5, 6 - 4 करके डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे, हमको डी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर मीन निकाल के, आई थिंक नीचे फॉर्मूला हमको याद नहीं आ रहा है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर लगता है, जिससे हम कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0.59 आई थिंक, नहीं सॉरी, इसका आंसर आएगा 0.62। ये सॉल्व करके हमने देखा था, लेकिन इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली हम भूल चुके हैं। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं कि हम कैलकुलेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है what is the median and standard deviation of a distribution are 50 and 5 respectively if each item is increased by। यानी कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीडियन जो है उसका मीडियन जो है वो 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, और अगर हर आइटम को हम 4 से इंक्रीज कर दें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जो मीडियन है उसमें तो चेंज होगा, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, 4 से बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम रहेगा। यानी मीडियन 4 से बढ़ जाएगी बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि मीडियन पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी सेट होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट को अगर हमको घटाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सीधी बात है कि हम
लो वेज रेट रखेंगे तभी हमारी जो है लेबर कॉस्ट घटेगी। तो सबसे जो बेसिक पॉइंट है, यानी हम अपने वेज रेट को कम रखें, लेबर्स को कम वेज दे, तो हमारी लेबर कॉस्ट कम होगी। तो इसीलिए पूछा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि वेज रेट को हम हाई ना रखें। ठीक है। The most suitable cost system where the products differ in type of material and work performed। जैसे अलग अलग टाइप का, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, हर एक दवाई 650 mg की, 500 mg की, सब अलग अलग बनती हैं, टाइप ऑफ मटेरियल भी अलग यूज होता है, तो वहां पे जॉब कॉस्टिंग जो है वो सबसे सूटेबल टाइप का कॉस्ट सिस्टम होता है। ठीक है। अगर हम कई सारे प्रोसेस से गुजार रहे हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं, बैच कॉस्टिंग कई बैचेस में निकल रहा है तो बैच कॉस्टिंग लगाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपको पता ही, वो तो फैमिलियर है, उसकी कॉस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू। आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में जरूरत होती है, यहाँ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमको कैलकुलेट करनी होती है। और इसके साथ साथ सर्विस कंसर्न में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो उन पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए हमको अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम देते हैं। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंसर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द AIDA मॉडल। ठीक है। AIDA मॉडल मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ये मार्केटिंग का है। कस्टमर के लिए क्या जरूरी है, कस्टमर को रिटेन करने के लिए अटेंशन उस पर देना है, कस्टमर में इंटरेस्ट होना चाहिए, डिजायर, एक्शन। ठीक। तो मार्केटिंग का पार्ट है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है वो क्या दिया, इंटीग्रेशन, जो कि सही नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इंटरेस्ट कस्टमर का होना चाहिए, उसकी अटेंशन होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, डिजायर उसकी होनी चाहिए उसको परचेस करने के लिए, और परचेस करने के लिए वो एक्शन भी ले, दैट इज कॉल्ड AIDA मॉडल। ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। देयरफॉर ये जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है an ad copy which informs the target group the fact that the manufacturer is established enough to give them the right goods। मतलब एक ऐसी एड कॉपी, ऐसा एडवर्टीजमेंट हम बना रहे हैं जो कि टारगेट ग्रुप को ये बता रहा है कि मैन्युफैक्चरर जो है अब वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, सारे वो चीज प्रोवाइड कर सकता है, राइट गुड्स प्रोवाइड कर सकता है जो उसको करनी चाहिए, क्योंकि अब वो वेल स्टैब्लिश हो चुका है। उस एड कॉपी को हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉपी बोलते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कॉपी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हमें नहीं पता। ठीक है। के बाद चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि डैश इमर्जेस व्हेन पीपल डिसाइड टू सेटिस्फाई एंड वांट थ्रू एक्सचेंज। ठीक है। मतलब क्या चीज इमर्ज होती है जब लोग सोचते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करना एक्सचेंज के थ्रू, यानी हम क्या देंगे, पैसा देंगे, सामान लेंगे, हम वेल सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारी वांट भी सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेल्स। जब हम पैसा दे देंगे दैट वो सेल्स हो जाएगी। ठीक है। सेल्स emerges when people decide to satisfy and want through exchange। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में बोला गया है, इट क्रिएट्स गुडविल एंड पॉजिटिव ब्रांड इमेज, ये बिल्कुल सही है। इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर इन ऑर्डर टू सेल दैट प्रोडक्ट और सर्विस, ये भी सही है। It deals with identifying and meeting only the human needs. It aims at the convergence of organizational objectives and customer needs। ठीक है। तो सिर्फ ह्यूमन नीड्स को पूरा करना मार्केटिंग का काम नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा करना भी, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करना भी मार्केटिंग का काम होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर नहीं, मतलब वही राइट आंसर होगा, इट इज इनकरेक्ट अबाउट मार्केटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द मैच्योर स्टेज। यानी जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज है, तो आप टारगेट प्राइस अपनाओगे, और इसके बाद जैसे ही आपका, जैसे सैंपल्स जब बांटते हैं,
इसके बाद जैसे ही आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उतरा तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग अपनाते हो, जहाँ पे आप बहुत लो प्रोडक्ट की कॉस्ट रखते हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा मार्केट शेयर एक्वायर कर ले। उसके बाद आप वैल्यू बेस्ड प्राइस देते हो, यानी जो जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट लेगा उसको उतना हाई पेमेंट करना होगा। इसके बाद लिमिट प्राइस, यानी उस प्राइस के नीचे आपके प्रोडक्ट्स आएंगे नहीं, वही प्राइस आपको देना होगा। उसके बाद नीच प्राइस होता है, यानी हम अपनी प्रोडक्ट को सैचुरेशन जो पॉइंट पे आ चुका है, यानी अब लैप्स होने से बचाने के लिए जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं उसको नीच प्राइस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाइल अ पुअर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वुड अफेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग मिक्स, द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द पुअर सिस्टम। क्या पुअर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम हो सकती है? कैन यूजुअली बी सॉल्व्ड बाय इन्वेस्टिंग मोर मनी इन द सिस्टम, आर यूजुअली कॉज्ड बाय इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन, आर यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू प्रॉब्लम्स विद ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पुअर होगा, ठीक है, वुड अफेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग मिक्स, द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अ पुअर सिस्टम जो है कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर हमें डिलीवरी टाइम पे नहीं मिलती है, हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए लेकिन हमारे एरिया में वो अवेलेबल नहीं, उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती, हम जाके एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो हमारे सर्विस और सेटिस्फैक्शन पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एक्टिविटी और मटेरियल दैट ऑफर्स एडेड वैल्यू और इंसेंटिव टू रीसेलर्स, सेल्स पर्सन्स और कंज्यूमर्स इज, मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी या मटेरियल जो कि एडेड वैल्यू दे, एडेड वैल्यू या इंसेंटिव दे कि जो रीसेलर्स हैं वो भी लेना चाहें, ठीक है, सेल्स पर्सन जो है वो भी लेना चाहे और कस्टमर भी लेना चाहे, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में हमको क्या उसके साथ कुछ फ्री मिलता है या उसके साथ कोई प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, ठीक, उसका एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल जाएगी, उसका छोटा भाई फ्री मिल जाएगा, जैसे बॉडी लोशन के साथ पियर्स साबुन फ्री मिल जाएगा। तो ये जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं, चाय पत्ती के अंदर चम्मच मिलता है, गिलास सेट किसी के साथ मिल गया, ये सब सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स हैं। जैसे जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ सिम कनेक्शन फ्री मिलता है। तो जो सेल्स प्रमोशन है वो सभी को खुश करता है, रीसेलर को भी, सेल्स पर्सन को भी और कंज्यूमर को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ इट ऑपरेट्स विद ऑफ वेरिएशन डैश ऑफ चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, यानी प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में कहेंगे। इसका सही आंसर जो है वो चांस कॉजेज है, क्यों है नहीं पता हमको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अजीब टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमको भी समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ अ ट्रेंड लाइन विद 1995 एज द ओरिजिन इज y 20.6 प्लस 1.68x, द ट्रेंड लाइन विद ओरिजिन 1991 इज। ठीक है, यानी ये 4 सालों के अंतर का पिछले अगर हम जाते हैं ट्रेंड देखने के लिए तो ये हमारा आंसर जो है वो ये आएगा। ये हमको पता है, इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे। हम लोग आई थिंक 68 पे पहुंचे, अभी हम लोग को 100 पे पहुंचना है, तो अभी बहुत क्वेश्चन बचे, इसको बाद में सॉल्व करके बताएंगे। इसका राइट आंसर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर विदाउट एनी जस्टिफिएबल रीजन इज कॉल्ड, यानी जब किसी चेक का डिसऑनर हो जाए और बैंकर जो है कोई जस्टिफिएबल रीजन नहीं भी दे तो हम उसको क्या कहेंगे, वैलिड डिसऑनर ऑफ चेक का नाम देंगे, यानी वो डिसऑनर जो है वो वैलिड कहा जाएगा, क्योंकि बैंकर के पास कोई जस्टिफिएबल रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपका ड्रॉई था जिसको पेमेंट करना था उसको रीजन देने की जरूरत है, बैंकर को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच सेक्शन डिफाइंस प्रोमिसरी नोट। आपको पता है सेक्शन 4 जो है वो प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करता है, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज को और सेक्शन 6 चेक को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एंटीसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट इज दैट, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू होता है, एंटीसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट, उसका फीचर क्या होता है? उसका फीचर ये होता है कि जो बेनिफिशियरी है अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट में रिसीव पेमेंट इवन एट द प्री शिपमेंट स्टेज। ठीक है, मतलब
प्री शिपमेंट यानी अभी शिपमेंट उसका नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उसको पेमेंट मिल जाएगा, जो कि हमारा बेनिफिशियरी होगा, जिसको वो गुड्स ट्रांसफर होने वाले हैं उसको पेमेंट मिल जाए, क्योंकि उसके पास एंटिसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट आ चुका है। बैंक ने उसको इशू कर दिया कि हमारा जो कस्टमर है वो आपको पैसा दे देगा, आप चिंता मत करिए, यानी वो पेमेंट रिसीव कर सकता है प्री शिपमेंट स्टेज के पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। वो क्या कहता है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, डिसीजन वॉज गिवन इन केस ऑफ, यानी ऑडिटर जो है सिर्फ वॉच डॉग है, वो देखता है, वो जाके खंगाल के लेके नहीं आएगा कि आपने ये गलती की है, यही आपकी सजा है, ये वो नहीं कर सकता। ऑडिटर सिर्फ देख सकता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। और ये जो केस, ये किस केस से इमर्ज होके ये आइडिया आया था, ये डिसीजन आया था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 से। ये केस लॉ पढ़िएगा जाके तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑडिटर्स वर्क बिगिंस, यानी मैनेजमेंट ऑडिटर हम कहेंगे ये ऑडिटिंग का सिलेबस एक तरीके से आ रहा है। आफ्टर द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड्स, बिफोर द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिगिंस, वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म, आफ्टर द सजेशन फॉर टारगेट। तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है जो सब कुछ देख लेता है, सब कुछ देखने के बाद मैनेजमेंट ऑडिटर देखता है कि क्या सब कुछ सही से हो गया कि नहीं, क्योंकि हमारा काम मैनेजमेंट का है, हम अकाउंटिंग को नहीं देख सकते। ठीक है, तो जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वर्क खत्म हो जाएगा तब जो है मैनेजमेंट ऑडिटर का वर्क शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ what ensures that an insured does not profit by insuring with multiple insurance, यानी अगर कोई इंश्योरर प्रॉफिट नहीं कमा सकता, सिर्फ इतना पूछा गया है, तो हम इंडेमनिटी की बात करेंगे कि इंडेमनिटी होगी। सब्रोगेशन भी हो सकता है जब हम इस बात की बात करते हैं कि जैसे हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बाइक टूट फूट गई, तो उसका जो टूटा फूटा पार्ट है वो भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी, उसको बेच के जो वैल्यू मिलेगी वो लेगी, नहीं तो इंश्योरेंस की क्लेम भी आपको मिलेगी। फिर बाइक को भी आप सेकेंड हैंड ऐसे टूटे फूटे दाम में बेच दोगे तो क्या है, आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, सिर्फ अपनी जितनी आपको हानि हुई है, जितना आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कर सकते हो। तो यहाँ बोला गया कि मल्टीपल इंश्योरर्स को करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है, यानी जब अगर हमने 2-3 इंश्योरर्स से इंश्योरेंस करा के रखा है तो वो एक प्रपोर्शन में, जैसा अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी का होगा उस पर्टिकुलर अमाउंट के प्रपोर्शन में वो कंट्रीब्यूट करके देन क्लेम देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंश्योरर्स टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू एजेंट्स, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो एजेंट्स के थ्रू ही क्यों बेची जाती है। आप देखते होंगे कार बेचो और policybazaar.com ये सब वेबसाइट्स आपको मिलती है जहाँ पे आप खुद से जाके पॉलिसीज चूज कर सकते हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में थोड़ा सा सारे कस्टमर्स को थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती कि वो कौन सी पॉलिसी लें जो उसके लिए सुटेबल हो, तो वो एजेंट्स के थ्रू ही सेल की जाती है। द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सिंपल एंड क्लियर टू ऑल। ठीक है, जो बेनिफिट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के वो सिंपल हैं और सबको क्लियर होते हैं, इसलिए पीपल कैन डिसाइड विच पॉलिसी इज बेस्ट फॉर देम, ऐसा भी नहीं होगा, ये तो दोनों अपोजिट ही हैं। एजेंट्स हैव टू अर्न देयर कमीशन, ऐसा भी नहीं है। मेनी पीपल रिक्वायर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर सिलेक्टिंग द राइट पॉलिसी, दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सभी को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए होती है राइट टाइप ऑफ पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान द प्रीमियम फॉर एन एंडोमेंट प्लान विल बी मोर। ठीक है, एंडोमेंट प्लान की प्रीमियम ज़्यादा होती, क्योंकि जो होल लाइफ प्लान है उसमें जो अमाउंट है वो तभी मिलेगा जब उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, मैच्योरिटी पे वो अमाउंट नहीं मिलता, यानी वो पर्सन की डेथ होगी तभी मिलेगा। जबकि जो टर्म लाइफ या फिर एंडोमेंट पॉलिसी होती है उसका जो अमाउंट होता है
वो मैच्योरिटी और डेथ जो अर्लियर होगा उस पे हमको पेमेंट मिल जाता है एंडोमेंट प्लान का। तो जाहिर सी बात है कि अगर लाइफ को ही हम इंश्योर करा रहे हैं और लाइफ भी बची हुई है और हमारा अमाउंट भी मिल जा रहा है, उसकी प्रीमियम हमको ज्यादा देनी होगी। तो एंडोमेंट प्लान की प्रीमियम जो है वो ज्यादा होगी सेम एज पे। जैसे हम जितने बाद में कराते हैं हम अपना लाइफ इंश्योरेंस, उतना ज्यादा प्रीमियम हमको पे करनी होती क्योंकि कम टाइम हमारे पास बचा होता है। लेकिन सेम एज के लिए एंडोमेंट प्लान की का प्रीमियम ज्यादा होगा और होल लाइफ प्लान का कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन डिफाइन किए थे, जिसमें है इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वेनियंस और एक और कैनन है, लेकिन फिजिकल एडिक्वेसी का नहीं है कैनन। ये कोई कैनन नहीं है जो कि एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था। तो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन टैक्स सिस्टम इज, देखिए इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में जो है 2 बातें कही जाती हैं कि वो प्रोग्रेसिव भी है और प्रोपोर्शनल भी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन चूज करने को कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोग्रेसिव चूज करेंगे क्योंकि प्रोग्रेसिव ज्यादा होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका जो टैक्स रेट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे 2.5 लाख से 5 लाख पे जो हम टैक्स लगाते हैं, तो 2.5 लाख नहीं हो गया 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख पे हम बोलते हैं कि 5% टैक्स देना है। फिर जैसे ही 5 लाख से 10 लाख पे आते हैं तो हम बोलते हैं 10% देना है। 10 से 20 पे हम 20% लेते हैं और 20 से ऊपर जितनी भी इनकम होती है आई थिंक उस पे हम 30% का टैक्स लेते हैं। इसके साथ साथ सरचार्ज भी लेते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा टैक्स रेट बढ़ रहा है, तो इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का नाम देते हैं। प्रोपोर्शनल यानी जिसकी जितनी इनकम है उसी प्रोपोर्शन में वो टैक्स देगा। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। ठीक, मतलब हाई इनकम वाले हाई टैक्स पे करते हैं, लो इनकम वाले लो करते हैं और मिड इनकम वाले मिड टैक्स पे करते हैं। तो प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक चूज करना है तो प्रोग्रेसिव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पब्लिक डेट ऑफ अ कंट्री। मतलब क्यों हमको पब्लिक डेट लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है कंट्री को। वॉर और वॉर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग, यानी अगर हमको वॉर के लिए प्रिपरेशन करनी है तब पब्लिक डेट लेनी होगी। टू कवर द बजट डेफिसिट्स ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में बजट डेफिसिट जो होता है हमारा डेफिसिट आ जाता है करंट अकाउंट में, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहते हैं, उसके लिए। टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, पब्लिक वेलफेयर लोगों का वेलफेयर करने के लिए हमको जो है पब्लिक डेट लेनी पड़ती है। तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी तीनों ही राइट ऑप्शन है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो आप कहोगे कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इसको हमने नाम ही नहीं सुना। एडम स्मिथ हो सकते हैं, इनका नाम बहुत सुना हुआ है। तो हुग डाल्टन नाम याद रखना है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल जो है वो हुग डाल्टन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे दिया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अराइजेस फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अराइजेस फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अराइजेस फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अराइजेस फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दोनों ही डॉक्ट्रिन्स क्या होते हैं ये आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइम नहीं है कि हम दोनों डॉक्ट्रिन आपको बता सके। सीधी बात ये, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो हमारे आउटसाइडर्स को सिक्योर करता है, आउटसाइडर्स को हेल्प करता है, उनको क्या कह सकते हैं, सिक्योर करता है कि अगर जो भी चीजें मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है कंपनी की, वो उनको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल में क्या लिखा है और मेमोरेंडम में क्या लिखा है। और जो अल्ट्रा वायर्स है वो डॉक्ट्रिन कहता है कि कोई भी एक्ट ऐसा जो कि मेमोरेंडम या आर्टिकल के अल्ट्रा वायर्स है, यानी उसमें निहित नहीं है, उसमें लिखा हुआ नहीं, उसमें मेंशन नहीं है, उस पे एक्शन नहीं लिया जा सकता कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, तो यानी इसी कंस्ट्रक्टिव नोटिस से निकला हुआ ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, यानी पता होना चाहिए। और तभी जब पता होगा तभी आप अल्ट्रा वायर्स के हिसाब से काम कर सकेंगे, यानी कंपनी की लिमिट से बाहर का कोई एक्ट होगा वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती। तो जो इसका ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्रॉक्सी हैज अ राइट। देखिए ये बात है कि प्रॉक्सी के पास सब राइट होगा, लेकिन वो मीटिंग में जो है स्पीक का राइट उसको नहीं होता है, बोल नहीं सकता मीटिंग में, ठीक है। वोट कर सकता है शो ऑफ हैंड्स के थ्रू भी, पोल के थ्रू भी, ठीक है। अटेंड भी कर सकता है मीटिंग, वोट भी कर सकता है, ठीक। शो ऑफ हैंड्स थ्रू पोल दोनों के थ्रू, लेकिन बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो सिर्फ बोला गया टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ये तो होता ही है। वोट भी कर सकता है, ये भी होता है। थ्रू पोल और शो ऑफ हैंड्स, तो ये वाला जो है वो सूटेबल आंसर होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ, कैश रिसीट्स के लिए इशू किए जा सकते हैं, परचेज ऑफ एसेट के लिए इशू किए जा सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए इशू किए जा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए इक्विटी शेयर्स कभी भी इशू नहीं किए जाएंगे। भाई आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में ही दिक्कत हो रही और उसी के लिए आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, तब आपको उन इक्विटी शेयर्स पे भी डिविडेंड देना होगा, वो आप कहाँ से लाओगे? तो ये जो है ये अप्लाई नहीं होता, ये अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कीन्स कंजम्पशन थ्योरी द चीफ फैक्टर दैट डिटरमाइंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज। जाहिर सी बात है कि जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो हम हमेशा डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, यानी वो कौन सी इनकम है जो हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम खर्च कर सकते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलएम कर्व रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। एलएम कर्व किस कॉम्बिनेशन को दिखाता है? डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी, ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हाट कॉजेस चेंजेस इन इंडोर्समेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर्स। एक होता है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल जो है वो हमको कितना रिटर्न दे रही है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों पे ही डिपेंड करता है हमारा इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश होल्डिंग ऑफ अ कंट्रीज ट्रेजर प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कंस्टिट्यूटेड इट्स वेल्थ। ये किस थ्योरी में बोला गया है? जब आप इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज पढ़ोगे तो उसमें पहली थ्योरी है मर्केंटिलिज्म थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। वही बोलते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के जो रिजर्व्स होते हैं उसी से हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को अपने बढ़ा सकते हैं, और वही हमारी संपत्ति है, वही हमारी एसेट है। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैन बी रिमूव थ्रू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी करेंसी को डिवैल्यूएट करके भी हम पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हटा सकते हैं। विगरस एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को जितना प्रमोट करेंगे हम बढ़ा सकते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करके भी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू भी हम डेफिसिट को कम कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन बी टर्म्ड एज लेजस फेयर इकोनॉमी। लेजस फेयर इकोनॉमी को हम गवर्नमेंट के पॉइंट से देखेंगे। लेजस फेयर यानी जो लीडर होता है, लेजस फेयर लीडरशिप भी आपने पढ़ी होगी, उसमें जो लीडर होता है वो बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करता है, उसके एम्प्लॉयज, उसके सबऑर्डिनेट, उसका जो स्टाफ है वो जो भी काम कर रहा है उनको करने देता है, यानी उनको वेल क्वालिफाइड समझता है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। तो उसी तरह बोला गया है कि लेजस फेयर इकोनॉमी हम किसको कहेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं रहता, यानी गवर्नमेंट को लीडर माना गया है और बाकी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनका स्टाफ या एम्प्लॉय माना गया है, तो उसको हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देखिए चेयरपर्सन जो है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा, चाहे उस समय इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, चाहे इंदिरा गांधी होती, मनमोहन सिंह होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते। नीति आयोग अगर पहले बना होता, नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। इस समय नरेंद्र मोदी जो है, ठीक है, सॉरी मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम उन्हीं को क्या कहेंगे? उसका चेयरपर्सन कहेंगे नीति आयोग का। वाइस चेयरपर्सन जिसको हम कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो है अमिताभ कांत इस समय, जो कि नीति आयोग के चेयरपर्सन है, ठीक है। सबसे पहले जो चेयरपर्सन थे जब नीति आयोग 2015 में बना था तब अरविंद पनगड़िया थे, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, यानी 5 ईयर प्लान जो है वो हमने किस कंट्री से लिया है?
सोवियत रूस, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शंस आपको चेंज करके दिया जा सकता है, ठीक है। सोवियत रूस, सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, उससे लिया गया 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट, जिसको रशिया के नाम से भी हम जानते हैं, तो रशिया जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ शैल बी, यानी कोई भी सम अगर एचयूएफ के किसी मेंबर को रिसीव होता है एचयूएफ के थ्रू, ठीक है, मतलब एचयूएफ के थ्रू, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है क्योंकि उसकी वो फैमिली इनकम होती है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, जिस ईयर में इनकम टैक्सेबल होती है उसको हम अकाउंटिंग ईयर का नाम देते हैं, ठीक है। और एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज, उसको हम प्रीवियस ईयर का नाम देते हैं, जिसमें हमने इनकम अर्न की थी वो प्रीवियस ईयर है, और जिसमें उसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो अकाउंटिंग ईयर है। तो ए वाई एंड पी वाई, तो ए वाई पी वाई ये हो जाएगा। फुल फॉर्म के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, अकाउंटिंग ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया। देख रहे हैं आप, इनकम टैक्स के सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इनकम टैक्स के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो सीबीडीटी है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट, सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये सीबीडीटी जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। वही है, सिर्फ ऑप्शंस नीचे ऊपर हो गए हैं। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है वो लायबिलिटी है, वो असेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज प्राइमरीली सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था, वो था सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना था, फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना था, जिसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को टारगेट किया जाता था। अब ये जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया, यानी और लोगों के लिए भी हेल्प करने लगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, विच इज नॉट वन ऑफ द डेवलपमेंट स्टेप्स टेकन फॉर कैपिटल मार्केट। ओपन आउटक्राई क्या होता है, ओपन आउटक्राई में होता है हम रेट्स चिल्लाते हैं, एक ज्यादातर यूएसए वगैरह में होता है, जहां पे शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए लोग एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला के आवाज देते हैं, जिसको खरीदना होता है वो हाथ उठाता है, तो उसको ओपन आउटक्राई का नाम देते हैं। ये ही जो है वो स्टेप नहीं है जो कि कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए लिया गया। बुक बिल्डिंग, जरूर से कैपिटल मार्केट की बुक बिल्डिंग होनी चाहिए। सेबी को स्टैब्लिश करना भी कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए ही एक्शन था, और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, यानी ये तीनों जो है वो उसके डेवलपमेंट के लिए एक्शन लिए गए, ओपन आउटक्राई ही नहीं लिए गए। यही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गेम थ्योरी अ चॉइस दैट इज ऑप्टिमल फॉर अ फॉर्म नो मैटर व्हाट इट्स कंपटीटर्स डू इज रेफर्ड टू एज, यानी कि ऑप्टिमल चॉइस कोई फॉर्म चूज करे बिना ये देखे कि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या चूज कर रहा है, तो उसको हम डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का नाम देते हैं। जब आप गेम थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। डी डिमांड बताता है, सी जीरो जो है या CO कह सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट बताता है, CH जो है वो कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी बताता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 में इंटू करते हैं हम डिमांड को, और फिर करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को इंटू अपॉन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी, ठीक है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कीपिंग कॉस्ट, ठीक है, इसको H से। तो ये वाला जो राइट आंसर हो जाएगा ये EOQ का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, इन ABC एनालिसिस सिस्टम, सॉरी इन द ABC एनालिसिस सिस्टम द B कैटेगरी स्टैंड्स फॉर। ये जो है वो ऐसे रॉ मटेरियल को, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पार्ट है। ये जो है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कम होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू के होते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। बी जो होते हैं वो
ए से थोड़ा सा ज्यादा रॉ मटेरियल, उसकी इन्वेंटरी थोड़ा सा ज्यादा होती है, लेकिन उसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू ए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कम वैल्यू के होते हैं। और जो सी टाइप की इन्वेंटरी होती है, सी टाइप के मटेरियल की इन्वेंटरी, उसमें बहुत ज्यादा स्टॉक होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच की इन्वेंटरी को हम बी टाइप की इन्वेंटरी कहेंगे। तो बी कैटेगरी स्टैंड करती है कंपैरेटिवली, सॉरी, एवरेज इंपॉर्टेंस इन वैल्यू को, ठीक है, यानी ना लेस इंपॉर्टेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पेपर, ठीक है, इतना ही। 75 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स और कंप्यूटर कहाँ से आ गए नहीं पता है, नहीं समझ में आते थोड़े, मतलब क्वेश्चंस का लेवल आपको देख के ये लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही निचले लेवल के, बहुत इजी हैं, और कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा दिया है उन्होंने। लेकिन सारे, ये खुशी की बात है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट हैं, घुमा फिरा के असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए हमारे लिए पेपर का पैटर्न तो आसान है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कवर करेंगे तो हम आराम से ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं और हम क्वालिफाई भी कर सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारे कोर्सेज की जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you all.